डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 207 पावर सिस्टम 1 के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 1 के पार्ट 2 में टॉपिक्स 1.3 एंड 1.4। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है टॉपिक 1.3 इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेस क्या क्या होंगे? थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर प्लांट्स, एनर्जी फ्रॉम सी, वो टाइडल एनर्जी भी हो सकती है और थर्मल एनर्जी भी हो सकती है, वेव एनर्जी। टॉपिक नंबर 1.4 में फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? इंडिया में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मेन सोर्स जो है वो फॉसिल फ्यूल्स, जिनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, और पानी है। एट प्रेजेंट डिफरेंट प्लांट से जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो इस प्रकार है। स्टीम प्लांट्स 62.82%, हाइड्रो प्लांट्स 24.58%, न्यूक्लियर प्लांट्स 2.5%, गैस प्लांट्स 8.6%, डीजल एंड विंड प्लांट्स जो है वो 1.5% कंट्रीब्यूट करती है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारे नेचर में बहुत तरह की एनर्जीज अवेलेबल है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे ब्लोइंग विंड्स में, केमिकल एनर्जी होती है हमारे फ्यूल्स में, चाहे वह सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड में हो या गैसियस फॉर्म में हो, या फिर वाटर हेड क्रिएट किया जा सकता है वाटर टर्बाइंस को चलाने के लिए, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन में, और आज के इस टॉपिक में हम ब्रीफ में उन्हीं को कंसीडर करेंगे और बाकी टॉपिक्स जो हैं उनको डिटेल में आने वाले इस सब्जेक्ट के डिफरेंट चैप्टर्स में इंक्लूड करेंगे। कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ पावर जनरेशन, मतलब विद्युत उत्पादन के पारंपरिक तरीके कौन से हैं? कन्वेंशनल मेथड्स जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए वो यूज करते हैं प्राइम मूवर्स का। वो प्राइम मूवर्स पेट्रोल इंजन हो सकते हैं, डीजल इंजन हो सकते हैं, स्टीम इंजन, स्टीम टर्बाइंस, गैस टर्बाइंस या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइंस हो सकते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स मींस जनरेटर या ऑल्टरनेटर को चला के एनर्जी के फॉर्म को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मशीन हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डीसी फॉर्म में देती है उसको हम जनरेटर कहते हैं, और अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी में मिलती है तो उन्हें हम ऑल्टरनेटर्स कहते हैं। पॉपुलर मेथड्स जो पावर जनरेशन के बाय कन्वेंशनल मेथड्स हैं वो है थर्मल प्लांट्स, हाइड्रो प्लांट्स एंड न्यूक्लियर प्लांट्स। ऑल्टरनेट मेथड जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के हैं जिसमें कि प्राइम मूवर्स का यूज नहीं किया जाता है वो कहलाते हैं नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ पावर जनरेशन। इसमें मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक MHD पावर जनरेशन जो है वो एक नया एग्जाम्पल है जो हमारे बिना प्राइम मूवर्स को यूज में लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ एनर्जी जनरेशन में हम यूज कर सकते हैं सोलार सेल्स, फ्यूल सेल्स, विंड पावर जनरेशन, जियोथर्मल एनर्जी जनरेशन, टाइडल पावर जनरेशन। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, एक तरह से अगर हम देखें तो वो एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको चाहे हम कितना भी काम में लें वो हमारे सोर्सेज जो हैं वो खत्म नहीं होते, वो हमें हमेशा उतने ही मिलते रहेंगे। उसमें से अगर हम कोई पावर जनरेट कर भी लेते हैं तो उसकी खुद की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो एटमॉस्फेयर में जितने हैं उतने के ही उतने वापस हमें किसी और फॉर्म में मिल जाते हैं। थर्मल पावर प्लांट मीन्स हमारा ताप विद्युत संयंत्र। थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो फ्यूल्स के रूप में कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को
यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उससे टर्बाइंस रन की जाती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है वो इजी होता है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। थर्मल पावर प्लांट के डिसएडवांटेजेस ये है कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स मतलब जीवाश्म ईंधन को यूज में करते हैं तो वो एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो समय के साथ साथ हमारा कोल, पेट्रोलियम या जो भी नेचुरल गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और हमें नए मेथड्स देखने पड़ेंगे कि हम फॉसिल फ्यूल्स को काम में ना लें ताकि हमारे पास उसका स्टॉक बचा रहे। थर्मल पावर प्लांट से हमारे पास वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी होती है। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट मीन्स पानी के प्रेशर को यूज में लेके जो टर्बाइंस चलाई जाती है उसे हम हाइड्रो पावर प्लांट्स कहलाते हैं। इसमें टर्बाइंस में बहुत ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है और वो जो वाटर हमारी टर्बाइंस के ऊपर गिरता है तो वो उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये एक क्लीन और नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें कोई भी हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसमें कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। डैम्स के पास बनाए जाते हैं जिसमें पानी का स्तर जो है वो बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी में। जो वाटर रिलीज किया जाता है उससे टर्बाइंस चलती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। इसमें डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि ये हाईली एक्सपेंसिव होते हैं। इसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ने के रीजन है कि एक तो हमें डैम्स बनाने पड़ते हैं, फिर इन प्लांट्स को हमेशा जो हमारे आवासीय क्षेत्र हैं उनसे दूर बनाया जाता है, जिसको डिटेल में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। डैम्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड एरियाज में बन सकते हैं, सब जगह डैम्स नहीं बनाए जाते। मानव आवास और कृषि क्षेत्र के बड़े क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं अगर कभी कोई ज्यादा पानी की प्रॉब्लम आती है उसमें। और प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल मतलब वनस्पतियों के पुनर्निवास की समस्या भी हाइड्रो पावर प्लांट्स में आती है। विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है वो विंड की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। विंड एनर्जी प्लांट्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की, उससे हम पानी को लिफ्ट करते हैं फ्रॉम पंप्स और ग्राइंडिंग ग्रेन्स एक्सेट्रा में से। विंड एनर्जी के जो एडवांटेजेस हैं, विंड एनर्जी इको फ्रेंडली होती है, इससे पर्यावरण में कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलता, साथ ही साथ ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है विंड। डिसएडवांटेजेस है, विंड एनर्जी जो है वो हमें सब जगह यूनिफॉर्म नहीं मिलती। विंड एनर्जी जो है वो हर मौसम के हिसाब से बदलती रहती है और एक एरिया में और दूसरे एरिया में विंड एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। इसलिए विंड एनर्जी वाले जो प्लांट्स हैं वो हम सब जगह नहीं लगा सकते। फिर विंड मिल्स के लिए हमें बहुत ज्यादा एरिया की जरूरत पड़ती है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होती है और जितना इन्वेस्टमेंट होता है और जितनी कॉस्ट लगाई जाती है उसके कंपैरिजन में इसका आउटपुट थोड़ा सा कम होता है। इसलिए विंड प्लांट्स को हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़े से कॉस्टली प्लांट्स होते हैं और एफिशिएंसी इनकी कम होती है। सोलार एनर्जी, सौर ऊर्जा। सोलार रेडिएशंस जो है उसको एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स। फोटोवोल्टिक सेल से हम लोग जो रेडिएशंस है उसको कन्वर्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और सोलार रेडिएशंस को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिलिकॉन सोलर सेल्स होते हैं। सोलर कुकर्स भी यूज किए जाते हैं जिनको बाहर से ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे सौर ऊर्जा को ट्रैप करके रख सके, और इसमें एक ग्लास की प्लेट होती है जो रेडिएशंस को ग्रीन हाउस इफेक्ट से ट्रैप करती है। एडवांटेजेस, सोलर एनर्जी जो है वो भी इको फ्रेंडली होती है, इसमें भी कोई पॉल्यूशन नहीं होता।
सौर ऊर्जा भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और सौर ऊर्जा वहां काम में आसानी से ली जा सकती है जैसे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिफिकेशन के सोर्सेज या हमारी ट्रांसमिशन लाइंस अभी तक नहीं पहुंची है। डिसएडवांटेजेस है, सिलिकॉन सेल्स जो है वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। सोलर रेडिएशंस जो है वो हमें हमेशा यूनिफॉर्म नहीं मिलती और जो इसकी डायरेक्शन है वो भी चेंज होती रहती है सुबह से शाम तक के बीच का टाइम अगर हम देखें। फिर रात के टाइम सौर ऊर्जा से उत्पादन नहीं किया जा सकता और बारिश के दिनों में या जब बादल ज्यादा होते हैं तो भी सौर ऊर्जा जो है वो जनरेशन के काम में नहीं ली जाती। सोलर कुकर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर हम अचीव कर सकते हैं वो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। जियोथर्मल एनर्जी मीन्स भूतापीय ऊर्जा। जियोथर्मल एनर्जी जो है उसमें यूटिलाइजेशन जो है बिजली उत्पादन के लिए पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जो हीट होती है उसको जब यूज में लिया जाता है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। उन स्थानों पर जहां गर्म स्प्रिंग्स या गीजर होते हैं या फिर चट्टानों में फंसी हुई भाप बिजली उत्पादन करने के लिए पाइपों के माध्यम से टरबाइन में लाई जाती है और उस टेम्परेचर को जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है उसको यूज में लेते हुए हम लोग टरबाइंस चलाते हैं। जियोथर्मल के एडवांटेजेस ये हैं कि जियोथर्मल एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और ये सस्ती होती है, इसका ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है। डिसएडवांटेजेस में जियोथर्मल एनर्जी जो है वो सब जगह या हर साइट्स पे हमें नहीं मिल सकती है, इसलिए एक रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि जियोथर्मल एनर्जी हम कहां पर प्लांट को लगाएं। न्यूक्लियर एनर्जी मीन्स परमाणु ऊर्जा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर देते हैं बाय यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल। फॉर एग्जांपल 1 टन ऑफ यूरेनियम 235 जो है वो जो एनर्जी देता है वो लगभग 3 मिलियन टन्स ऑफ कोल के बराबर होता है। इट इज यूज्ड फॉर हीट जनरेशन एंड एज फ्यूल फॉर मैराइन वेसल्स। यह गर्मी निर्माण के लिए और समुद्री जहाजों के लिए ईंधन के रूप में चलाया जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस हैं कि फॉसिल फ्यूल्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स को स्विच करके हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो यूज में ले सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की एक और इम्पोर्टेंस है कि बहुत थोड़े से अमाउंट से ही हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है वो प्राप्त हो सकती है, पर साथ के साथ इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट को हम कहीं भी डिस्पोज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इसलिए न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने में रिस्क रहता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और ये पॉल्यूशन भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो अभी एक लिमिटेड यूज में ही हम लोग ले रहे हैं, इतना कॉमन यूज जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। एनर्जी फ्रॉम सी मतलब समुद्र से जो ऊर्जा मिलती है, समुद्र से जो ऊर्जा मिलती है वो दो तरह की मिल सकती है। एक है टाइडल एनर्जी जिसको हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, जो हमारे ज्वार भाटा प्रोड्यूस होते हैं लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स उससे मिलती है। और दूसरी है ओशन थर्मल एनर्जी मतलब महासागरीय तापीय ऊर्जा, जिसमें कि टेम्परेचर डिफरेंस को काम में लेके एनर्जी जनरेट की जाती है। टाइडल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है हमारे पानी के लेवल पे, हाई टाइड्स और लो टाइड्स मतलब जब ज्वार और भाटा आता है उस वक्त पानी को स्टोर कर लिया जाता है डैम्स बना के और एक नैरो पार्ट से उसको स्टोर करके और टरबाइंस के ऊपर डाला जाता है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। जो हमारी ओशन थर्मल एनर्जी है उसमें महासागरीय तापीय ऊर्जा में जो सरफेस पे पानी का टेम्परेचर होता है और अंदर गहराई में जो पानी का टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उन दोनों के डिफरेंस को काम में लेते हुए ओशन थर्मल एनर्जी जनरेट की जाती है। ओशन थर्मल एनर्जी से हम अमोनिया को बॉईल करते हैं
और जो अमोनिया के वेपर्स जो मिलते हैं वो वेपर्स जो है वो हमारे आगे टरबाइन को चलाने में हेल्पफुल होती हैं। वेव एनर्जी मतलब तरंगीय ऊर्जा। वेव्स में काइनेटिक एनर्जी होती है और उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और टरबाइन चलाने के लिए इस काइनेटिक एनर्जी को हम यूज लेते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक 1.4 हमारा फॉसल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स मीन्स जीवाश्म ईंधन और न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं हमारे परमाणु ईंधन। जीवाश्म ईंधन और परमाणु ईंधन से बिजली पैदा की जा सकती है और ये सोर्स जो है वो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भी आते हैं, और एनर्जी सोर्सेज जो है इनकी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। फॉसल फ्यूल्स जो है उसमें आते हैं हमारा कोयला, तेल या फिर नेचुरल गैसेस। और फॉसल फ्यूल्स हमें मिलते हैं जब बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स तक जो एनर्जी है वो अंदर दबी रह जाती है, और उससे हमारा जो भी है लकड़ी है या जो और नेचुरल रिसोर्सेज है वो फॉसल फ्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉसल फ्यूल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में केमिकल एनर्जी होती है, और अभी भी 3/4 पार्ट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेट हो रहा है वो जो पावर स्टेशंस हैं उनमें जो फ्यूल्स काम में लिए जा रहे हैं वो फॉसल फ्यूल्स ही है। फॉसल फ्यूल्स की एडवांटेजेस में आता है कि एट प्रेजेंट फॉसल फ्यूल्स अभी तो सस्ते हैं और इजीली हमें मिल भी जाते हैं, पर ये हमें हमेशा नहीं मिलते रहेंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज में लिया जाता है डिजाइन टू रन फॉसल फ्यूल्स, उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती, ये ज्यादा कॉस्टली कंस्ट्रक्शन के टाइम पे नहीं पड़ता, पर इनकी प्लांट्स की मेंटेनेंस में और ऑपरेशन में जो है वो कॉस्ट ज्यादा आती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स जो है वो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। फिर देयर सप्लाई इज लिमिटेड, एक लिमिटेड अमाउंट में ही ये हमें मिल सकते हैं, और समय के आने के साथ साथ फॉसल फ्यूल्स जो है जैसे लकड़ी वगैरह, कोयला, ये धीरे धीरे इसकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पाई। कोल जो है, कोल और ऑयल सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं जब वो जलाए जाते हैं, जिससे सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है और एसिड रेन की भी प्रॉब्लम होती है। फॉसल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होती है जब इसको जलाया जाता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस में कोल सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और जो नेचुरल गैस है वो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में। न्यूक्लियर फ्यूल्स मीन्स परमाणु ईंधन। मेन सोर्स जो न्यूक्लियर फ्यूल्स के हैं वो है यूरेनियम और प्लूटोनियम। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होती है। इस हीट से फिर पानी गर्म किया जाता है और स्टीम प्रोड्यूस होती है बॉयलर में। उस स्टीम से टरबाइन चलाई जाती है, तो हीट को कन्वर्ट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे जनरेटर्स को ड्राइव करती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एडवांटेजेस क्या है? फॉसल फ्यूल्स की तरह न्यूक्लियर फ्यूल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। 1 kg न्यूक्लियर फ्यूल्स जो प्रोड्यूस करता है वो मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है हमारे 1 kg कोल के कंपैरिजन में। पर डिसएडवांटेजेस जो है हमारे, जैसे कि फॉसल फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स, जो कि फॉसल फ्यूल्स जो है वो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। न्यूक्लियर फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज टू। वैसे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में
जो हमारे मॉडर्न रिएक्टर्स हैं वो बहुत ही सेफली डिजाइन किए जाते हैं, पर फिर भी बाय चांस अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो एनवायरनमेंट में लीक हो सकता है। और रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो अगर लीक होता है तो वो सालों साल तक के लिए हमारे लिए बहुत हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को बहुत ही सावधानी पूर्वक काम में लेना पड़ता है।